हेलो क्लास 9। आज हम व्याकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, समास। समास समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियां तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है, आदि लुप्त हो जाते हैं। क्या क्या लुप्त होते हैं? विभक्तियां और योजक शब्द। शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है, शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र का समास हम जब करेंगे तो बन जाएगा राजपुत्र। यहाँ का जो विभक्ति है उसका लोप हो गया है। इस तरह से समास की क्या विशेषताएं हैं? समास में दो पदों का योग होता है, दो पद जुड़ते हैं, दो पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं और उसे हम समस्त पद कहेंगे। जो नया पद बनेगा उसे हम समस्त पद कहेंगे। जैसे यहाँ पे बना राजपुत्र, इस राजपुत्र को हम समस्त पद कहेंगे। समस्त पद में पहला पद को पूर्व पद, राज पहला पद है, इसे पूर्व पद कहेंगे। बाद के पद अर्थात पुत्र, इसे हम उत्तर पद कहेंगे। दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। दो पदों के बीच जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। यहाँ का हम देखेंगे लोप हो गया, यहाँ का नहीं है। तो इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं, रसोई के लिए घर। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, यहाँ समस्त पद बना रसोई घर, और के लिए जो विभक्ति थी उसका लोप हो गया। अब समास विग्रह क्या है? समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। इसी समस्त पद को फिर से हम अलग अलग करेंगे, दो पदों में फिर से विभक्त कर देंगे, तो इसे कहेंगे समास विग्रह। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यहाँ देखेंगे विभक्ति नहीं थी, इसमें हमने विभक्ति जोड़ दिया और इसको अलग अलग कर दिया, इसे ही समास विग्रह कहेंगे। समास के भेद, समास के मुख्यतः 4 भेद हैं और गौण 2 भेद हैं, तो कुल 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, और गौण है कर्मधारय, द्विगु। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव, अव्यय, अव्यय क्या है? अव्यय जिसका व्यय नहीं होता है, जो और खर्च नहीं किया जा सकता, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा अव्यय होता है। इसका पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है, और पूर्व पद हमेशा अव्यय होगा और प्रधान होगा। पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद भी अव्यय होता है, और पूर्व पद अव्यय है इसीलिए हम उसे समस्त पद जो बनेगा, नया शब्द जो बनेगा उसे वह भी अव्यय होगा। और उसका उत्तर पद हमेशा क्या होगा? संज्ञा या विशेषण होगा। जैसे प्रति जोड़ मास, प्रति यहाँ पे अव्यय है और मास संज्ञा है, तो इस तरह से पहला पद पूर्व पद जो है वह अव्यय है, उत्तर पद संज्ञा है। अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण भी है। जैसे आमरण, आ अव्यय है और इसे हम जब विग्रह करेंगे तो मरण तक, इस तरह से यह विग्रह होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसके और भी उदाहरण हैं। यहाँ पे इसके और भी उदाहरण हैं जिसमें हम हमेशा पूर्व पद जो है वह अव्यय है और उत्तर पद संज्ञा या फिर विशेषण है, और उससे जो समस्त पद बन रहा है, समस्त पद जो बन रहा है वो भी अव्यय ही होगा। तत्पुरुष समास क्या है? जिस पद का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे इसका हमेशा उत्तर पद, बाद का जो पद है वो प्रधान होगा और पूर्व का पद जो है वो गौण होगा, वह प्रधान नहीं होगा। और पूर्व पद के साथ जो विभक्ति होगी, जैसे पूर्व पद यहाँ पे ग्राम है, ग्राम के साथ को है, यह विभक्ति जुड़ी हुई है, तो ये इस विभक्ति का यहाँ देखेंगे लोप हो गया है। ग्राम को गया हुआ, ग्राम गत, को विभक्ति जो है वह उसका लोप हो गया है। तो इस तरह से विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। जिस प्रकार कारक के 8 प्रकार हैं, उसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटाकर जो 6 बचते हैं उनकी विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? कर्ता के बाद आता है कर्म कारक, कर्म, करण कारक, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान कारक, अपादान, संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे जो कर्म का जो
विभक्ति चिन्ह है उस आधार पर हम देखेंगे यहाँ पे को, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को के आधार पर यहाँ पे सारे समास विग्रह किए गए हैं और समस्त पद बनाए गए हैं। करण का विभक्ति चिन्ह है से विभक्ति से यहाँ समास विग्रह किए गए हैं और समस्त पद बनाए गए हैं। संप्रदान का चिन्ह है के लिए, तो यहाँ देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए के आधार पर समास विग्रह किए गए हैं और समस्त पद बने हैं। उसी तरह से अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, तो यहाँ से समास विग्रह किए गए और समस्त पद बनाए गए हैं। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध कारक के जो चिन्ह है का के की रा रे री, उस तरह से यहाँ पे विग्रह किए गए हैं और समस्त पद बनाए गए हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर का चिन्ह विभक्ति चिन्ह है, तो उस आधार पर यहाँ समास विग्रह किए गए हैं और समस्त पद बनाए गए हैं। और जो हमने कारक में पढ़ा था प्रयोग में लाएंगे, जैसे कि करण का चिन्ह भी से है और अपादान का भी चिन्ह से है, पर दोनों में हमने अंतर कारक पढ़ते समय ही देख लिया था कि करण कारक का जो से चिन्ह है वो हमेशा किसी चीज़ को जोड़ने के लिए होगा और अपादान का जो से है वो किसी से अलग होने का बोध कराता है। तो इस तरह से ये हमें जो कारक में जो पढ़ा था हमने चिन्हों के बारे में, विभक्तियों के बारे में, वो ध्यान में रखना है यहाँ भी। तो इस तरह से सबके अपने अपने उदाहरण दे दिए गए हैं, तो एक एक उदाहरण हम देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष समास का कर्म का चिन्ह को, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास, करण का चिन्ह है से, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। संप्रदान का चिन्ह है के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान का चिन्ह है से, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद से अलग, तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। और जो हमने करण में देखा था, करण तत्पुरुष समास में, वो जुड़ाव का बोध हो रहा था, एक होने का बोध हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध का के की रा रे री है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण में पर विभक्ति है इसकी चिन्ह, तो कर्मवीर, कर्म में वीर। इस तरह से यहाँ पे हम सारे उदाहरण आपको देखने हैं। अब है तीसरा द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक का प्रयोग हो। जब भी हमेशा जब विग्रह हम करें तो योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, रात दिन, रात और दिन। तो इसी तरह से बाकी उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब है चौथा बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वही बहुव्रीहि समास है। मतलब यहाँ पूर्व पद भी प्रधान नहीं है, उत्तर पद भी प्रधान नहीं है, बल्कि कोई तीसरा ही प्रधान है, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। मतलब तीसरे पद की ओर इशारा करता है। जैसे नीलकंठ का विग्रह जब हम करेंगे, नीला है कंठ। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं हो बल्कि तीसरा पद प्रधान हो, तीसरे पद की ओर इशारा किया जाए, वह बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ, जिसका अर्थात तीसरा पद कौन सा है, शिव जी। तो हमेशा हम तीसरे पद की ओर जाएंगे। जैसे कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी है जो, कौन, अर्थात शिव जी। तो यहाँ हमेशा हम देखेंगे कि दोनों पद प्रधान नहीं है, पूर्व पद भी उत्तर पद भी दोनों प्रधान नहीं है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान है, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। यहाँ उसके और भी उदाहरण दिए गए हैं। अगला है कर्मधारय समास, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो और एक पद उपमान, दूसरा पद उपमेय हो। मतलब उपमान मतलब जिससे तुलना की जा रही हो और जिसकी तुलना की जा रही हो। जैसे हम कहते हैं चंद्रमुख, तो चांद यहाँ पे उपमान है क्योंकि उससे तुलना की दी जा रही है, और किसकी तुलना की जा रही है, मुख की, तो मुख उपमेय है, तो उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। तो हमेशा याद रखना है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है दोनों पदों में। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, पीताम्बर, पित्त है जो अंबर, यहाँ पे पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। यहाँ हम देखेंगे
कमल नयन, कमल जैसे नयन, पहला पद उपमान है, दूसरा पद उपमेय है। तुलना जिससे की जा रही है, जिसकी की जा रही है। इस तरह से हमने देखा विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान। आगे हम देखेंगे द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, मतलब संख्या हो, उसे हम कहेंगे द्विगु समास। जैसे पहला पद हम देखेंगे हमेशा संख्या में होगा, एक पदी, एक पद वाला, यहाँ पे एक संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दो राहा, दो, यहाँ पे पहला पद जो है वह दो संख्यावाचक है, दो राहों का समाहार। इसी तरह से बाकी उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। तो ये है